हेलो। हाँ, तो आवाज़ आ रही होगी। कई बार ऐसा हो रहा है कि माइक लगाने के बाद आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इस माइक में। तो सोच रहा हूँ कि इस माइक को चेंज कर लूँगा कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और VFAS स्टडी यानी कि विजुअल आर्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछली बार हमने 2013 का जो पेपर था वो आपको सॉल्व करवाया था। तो उसमें हमने 5 पार्ट बनाए थे। आज के इस पेपर में हम बात करेंगे, यानी कि 1999 का जो पेपर है चित्रकला का, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, आज के इसमें हम 2 पार्ट में इसको बनाएंगे, यानी कि इसमें 85 क्वेश्चन हैं। और देखते हैं आज कितने बताते हैं हम। 40 बता देते हैं, 45 बता देंगे। बाकी जितने बचेंगे हमारे, वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कहीं पर अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम की, यानी कि भारतवर्ष में, ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों की बात करना है, खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में, क्षेत्र बताना हमने, ठीक है। तो क्षेत्र देखिए यहाँ पे मिर्ज़ापुर राइट आंसर हो जाएगा आपका। मिर्ज़ापुर आपका यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम क्षेत्र भी इसे माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। मिर्ज़ापुर से क्या कह रहा है, यानी कि मुगल सराय रेल मार्ग मिर्ज़ापुर जिले से उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन घाटी की बात कर रहे हैं। 100 से अधिक प्रागैतिहासिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश से 30 किलोमीटर है ना। और मिर्ज़ापुर की बात हो रही है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। और अंदर सोन घाटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रित गुफाएं हैं। और तथा हम बात करें शिलाश्रय मतलब आपकी जो पत्थर पर मतलब चित्रण होते हैं उसी को शिलाश्रय बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोहबर, विजयगढ़, सोहारी रोप, उसके बाद सौराहाट, भलड्रिया, लिखुनिया, कंडाकोट आदि स्थान है। यहाँ पे जो मतलब प्रागैतिहासिक स्थल है, ये सारे स्थल आपको देखने को मिलेंगे। आगे कह रहा है जहाँ गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं, यानी कि यहाँ पर कितने प्राचीन चित्र हमें देखने को मिल रहे हैं गुफाओं की छतों पर, ठीक है। 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र देखने को मिलते हैं। आगे कह रहा है कि इन गुफाओं में गैंडा, हिरण, सुअर तथा बारहसिंगा का चित्रण अत्यधिक स्वाभाविकता व यथार्थता से पूर्ण, मतलब यहाँ पर चित्रित हुआ है, यथार्थपूर्ण चित्रित हुआ है। यानी कि यहाँ पर आपको गैंडे, हिरण, सुअर, बारहसिंगा, ये सारे चित्र यहाँ पर मिर्ज़ापुर की गुफाओं में देखने को मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन आया भी था कि मिर्ज़ापुर की गुफाएं कहाँ हैं, तो कैमूर की पहाड़ी याद रखना, ठीक है। किस पहाड़ी पर है, कैमूर की पहाड़ी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है, यानी कि हमें प्रागैतिहासिक काल का विषय बताना है। कोई इसमें घुमा के भेज रखा है क्वेश्चन, तो सिंपल है कि प्रागैतिहासिक काल का विषय, प्रमुख विषय क्या हो सकता है। देखो प्रमुख विषय की बात आती है तो आखेट संबंधित हो जाता है, बाकी वहाँ पर आपके अन्य विषय भी हैं, ठीक है, तो वो आप याद रखिएगा। तो प्रमुख विषय आपका आखेट से संबंधित आता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया आखेट से संबंधित है, यानी कि प्रधानतया मतलब पहला विषय उसका क्या होना चाहिए, आखेट होना चाहिए उसका। उसके बाद कह रहा है कि इस समय मानव या गुहावासी मानव आखेट करने से पूर्व आदि पशु का चित्र बनाकर, ठीक है, कुछ जादू टोना या टोटका हम कहते हैं,
मतलब जो पशु का चित्र बनाता था उसे हम जादू टोना कह सकते हैं या फिर हम टोटका कह सकते हैं, करके अपने आखेट की सफलता पर विश्वास करता था। यानी कि तब जाके वो क्या कर रहा है, आखेट पर विश्वास कर रहा है। इसी के साथ आगे कह रहा है कि तत्कालीन आदि मानव मनुष्यों के चित्रों का प्रमुख विषय वस्तु आखेट था। यानी कि मनुष्यों का जो प्रमुख विषय था, मनुष्य के चित्रों का प्रमुख विषय था वो आपका आखेट था। ठीक है, क्या था आपका, आखेट था। आगे कह रहा है कि उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गेंडा, भालू, हिरण, बैल, मतलब ये गाय और भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारे उसने चित्रित किया है। गाय, जिराफ जैसे पशुओं का शिकार करते हुए क्या किया उन्होंने चित्र किया। यानी कि उसका सिर्फ मकसद था शिकार के माध्यम से वो क्या करता था, मतलब पहले चित्रों के माध्यम से वो शिकार करता था, चित्र बनाता था और शिकार करता था। तो जिराफ पशुओं का क्या किया, उसने शिकार किया और उनको चित्रित किया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। यानी कि बाघ की गुफाएं बताने हमें, तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, बाघ में कितनी गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं। ठीक है, बाघ में 9 गुफाएं हैं। और यहाँ पर जब चित्रों की बात आएगी कि कितनी गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं, तो 5 गुफाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पहली गुफा को हम क्या कहेंगे, पहली गुफा को कहेंगे ग्रह गुफा। दूसरी गुफा हो जाती है आपकी 5 पांडवों की। तीसरी गुफा है आपकी हाथी खाना। ठीक है, और चौथी गुफा है आपकी रंग महल, जिसमें सबसे ज़्यादा रंग देखने को मिलता है। ये भी याद रखना आप, चित्रों सबसे ज़्यादा चित्र, सॉरी रंग नहीं, सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिलते हैं। 5वीं गुफा हो जाती है आपकी पाठशाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ लिखा है। कह रहा है कि बाघ की गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट ही नर्मदा की सहायक नदी जो है बागमती, बागनी से 2 या 3, ठीक है, मील दूर बाग नामक गांव के पास स्थित है। देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी याद रखना एक इम्पॉर्टेंट, कि बाघ की गुफाएं कहाँ है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ग्वालियर राज्य, एक ही आप याद रखिएगा, ग्वालियर राज्य में। और नर्मदा, नर्मदा की सहायक नदी कौन है, बागमती, ये आप याद रखिएगा। बागिनी भी बोलते हैं हम इसे। फिर कह रहा है कि गांव का नाम आएगा तो बाग नामक एक गांव है वहाँ पे। ठीक है, तो उसी के नाम से मतलब इसे बाग कहा जाता है, बाग की गुफा। संभवतः यही कारण है कि इन गुफाओं का नाम बाग पड़ा है, यानी कि इसी कारण से क्या है, उसका नाम क्या पड़ रहा है, बाग पड़ रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं वर्तमान में ये गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, वर्तमान में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ। ठीक है, शिव विवाह बताना है हमें। और ये क्वेश्चन जब भी आता है तो अधिकांश देखने को मिलता है कि एलोरा मार देते हैं। ठीक है, जबकि एलोरा इसका आंसर जो है वो गलत है। इसका आंसर आपका होना चाहिए बादामी गुफा। ठीक है, शिव विवाह से संबंधित जो चित्र प्राप्त हुआ है बादामी में प्राप्त हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा है कि बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, जबकि बादामी की गुफा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए महाराष्ट्र इन्होंने पहले वाला 1999 का पेपर है तो वहाँ पे ये दे रखा है, फिर भी आप चेक कर लेना एक बार, वैसे तो कर्नाटक में ही है। इन गुफा चित्रों की खोज श्रेय डॉक्टर स्टेला क्रेमिस को इसी गुफा में को है। मतलब जो खोज का श्रेय की बात आएगी, यानी कि खोज किसने की है, तो खोज का श्रेय आपको किसको जाएगा, स्टेला क्रेमिस को जाएगा। इसी गुफा में शिव पार्वती अनेक प्रसंग भी चित्रित हैं, यानी कि शिव और पार्वती से संबंधित यहाँ पर चित्र चित्रित हो रखे हैं अन्य। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाचन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है। यानी कि वाचन एक क्या है, लेखक है, उनका काम सूत्र में हमें कलाओं को बताना है, तो ये 64 कलाएं हो जाएगा, आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। इनके बारे में वाचन के काम सूत्र, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
क्या कह रहा है? कह रहा है कि संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। यानी कि जो संस्कृत है उसमें प्राचीन जो ग्रंथ है उनमें कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। ठीक है, जब प्राचीन के टाइम की बात आ जाती है तो यहाँ पर 64 कलाएँ आपको सही करना है कि हाँ 64 कलाएँ। फिर कह रहा है कि भारत की इन 64 विद्य कलाओं का परिचय वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया। यानी कि क्या कहने की कोशिश कर, भारत की जो 64 विद्य कलाएँ हैं उनका परिचय वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र में, यानी कि कामसूत्र में देखने को मिलता है। फिर कह रहा है कि कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया, तीसरे अध्याय में। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि नीले के पूर्वक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। यानी कि नीले का विरोधी बताना हमें, तो नीले का विरोधी नारंगी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, एक सेकंड, लाल का आ जाएगा आपका हरा, पीले का आ जाएगा आपका बैंगनी। ठीक है, विरोधी की बात कर रहा हूँ मैं। और नीले का आपका क्या आएगा? नारंगी। नीले का नारंगी, तो नारंगी सही हो जाएगा। और याद रखना जो नीला कलर है, ठीक है, नीला कलर क्या है आपका? ठंडा रंग है, ठंडा। ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ पे लाल आपका गर्म है, पीला आपका गर्म रंग है, बैंगनी ठंडा है और नारंगी आपका गर्म है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। यानी कि संभव नहीं है कह रहा है। ठीक है, चित्र रचना की बात कर रहा है, चित्र रचना संभव नहीं है, तो वो आपका धरातल होगा। क्योंकि जब हमारे पास धरातल ही नहीं रहेगा, यानी कि हमारे पास पोत ही नहीं रहेगा, तो हम किसी भी चित्र को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में कुछ लिखा होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी आकार की रचना के लिए धरातल की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी आकार हमें बनाना है तो हमें रचना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धरातल की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, क्योंकि बिना धरातल के चित्र रचना संभव नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। यानी कि जो मीर सैयद अली है वो किसके दरबार का चित्रकार है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो याद रखना आप यहाँ पर अकबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। मीर सैयद अली अकबर के दरबार का चित्रकार था। इसके बारे में क्या लिखा है? कह रहा है कि अबुल फजल ने आईनी अकबरी में शहंशाह अकबर की चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकारों के विषय में लिखा। क्या लिखा? 100 से अधिक चित्रकारों के विषय में लिखा उन्होंने। तो क्या लिखा? जिनमें से विख्यात 13 चित्रकार प्रमुख है। यानी कि 13 चित्रकार, 100 तो उन्होंने बताया है पर 13 उसमें प्रमुख है। ठीक है, चित्रकार क्या है? प्रमुख है, जो विश्व के श्रेष्ठ चित्रकारों से टक्कर ले सकते हैं। यानी कि विश्व में कोई भी प्रसिद्ध चित्रकार है उससे टक्कर ले सकता है, मतलब कि कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन्हीं में अकबर के दरबार का मीर यानी कि मुसाफिर मुख्य चित्रकार मीर सैयद अली सिराजी थे। मीर मुसाफिर मुख्य चित्रकार और मीर सैयद अली सिराजी। ठीक है, ये प्रमुख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या कहना की कोशिश कर रहा है? कह रहा है कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ। यानी कि पोथी चित्र बताना है हमें, इसका प्रारंभ। तो पाल शैली आपका राइट हो जाएगा, मध्यकाल की कला है। ठीक है, याद रखना मध्यकाल। और यहीं पर आपका पहले पाल आया था। ठीक है, पाल आया, उसके बाद जैन आया, फिर आपका जैन अभ्रंश हो गया, जैसे जैन शैली, फिर उसके बाद अभ्रंश शैली, फिर गुजरात शैली। मतलब यह है कि उन दोनों को लिया गया, किसी ने जैन कहा है, किसी ने अभ्रंश कहा है, किसी ने गुजरात कहा है, अलग अलग विद्वानों ने अलग तरीके से कहा। तो इसके बारे में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पाल पोथियाँ बंगाल तथा बिहार में लिखी गई थी। यानी कि जो पोथियाँ लिखी गई थी वो बंगाल और बिहार में लिखी गई थी। 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों के चित्र प्राप्त हुए। यानी कि धर्म की बात करें तो कौन से धर्म से संबंधित है ये पाल शैली? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10वीं शताब्दी की बात हो रही है। वैसे हाँ, मतलब 8वीं से हो गया था स्टार्ट,
तो कई में 8वीं भी आता है, कई में 9वीं, यहाँ पे 10वीं डाल दी इन्होंने। तो ये आप देख लेना एक बार समय इसका। संबंधित जो पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही है, यानी कि पुस्तकों के चित्र, पुस्तकों में चित्र भी है और लिखा भी है। ये सचित्र पोथियाँ अच्छे ताल पत्र यानी कि पत्ते, ठीक है, ताल पत्र पत्ते या राज ताल पर लिखे गए हैं। ये ताल पत्र लगभग 2 इंच लंबे तथा 2.5 इंच चौड़े होते थे। यहाँ पर ये चेक कर लेना आप, 2 और 2.5 लिखा है, जबकि आपका होना चाहिए, जो मैंने बुक में देखा था तो उसमें मेरे को दिखा था 2.5 आपका चौड़ा होना चाहिए, जो पोथी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और 22.5 आपकी लंबी होनी चाहिए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 2 सही 1/4, और यहाँ पर आ जाएगा 22 सही 1/4। तो एक बार ये चेक कर लेना आप, साइज़ का मुझे थोड़ा डाउट है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10वें का। देखिए कह रहा है कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र, यानी कि हमें हंस जातक बताना है, ठीक है, अजंता की गुफा में। तो पहली गुफा हो जाए, गुफा संख्या 17 हो जाएगा आपका, राइट आंसर पहला हो जाएगा। जातक से संबंधित यहाँ पर बहुत सारे चित्र देखने को मिले आपके। और चलिए यहाँ पर देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। कह रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 17 यह चैत्य गुफा सबसे अच्छी हालत में, यानी कि 17वीं गुफा में देखने को मिला, और ये एक चैत्य गुफा है, इसे आप याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि इस गुफा में बुद्ध जीवन से संबंधित चित्रों की अपेक्षा जातक कथाओं के चित्र अधिक है, यानी कि बुद्ध जीवन से संबंधित, ठीक है, याद रखना, बुद्ध जीवन से संबंधित क्या है, यहाँ पर जातक कथाओं के चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। फिर कह रहा है कि और ये सुरक्षित है, मतलब काफ़ी सुरक्षित अवस्था में है ये। जातक से संबंधित चित्रों में न्याय ग्रोग मृग जातक, शिव जातक, शाम जातक हो गया, वेशंतर जातक हो गया, महाहंस जातक, मच्छ जातक आदि, यानी कि देखिए इसमें जातक से संबंधित आपको कितने सारे चित्र देखने को मिल रही है, देखिए, तो वही चीज़ है। बाकी 17वीं गुफा को चित्रशाला भी कहते हैं, यानी कि चित्रशाला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक चित्र देखने को मिलते हैं। बाकी अजंता के बहुत सारी गुफाएं हैं, 6 गुफाएं हैं, 6 गुफाओं में बहुत सारे चित्र हैं। गुफाएं तो 30 है, पर 6 गुफाओं में वहाँ पर चित्र है, तो सब में बहुत सारे चित्र हैं। चलिए, पर सबसे ज़्यादा चित्र की बात आएगी तो वो आपकी 17वीं गुफा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 11वें का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल, यानी कि 1 का निर्माण काल बताना है हमें अजंता की गुफा का, ठीक है, जो 1वीं पहली गुफा है उसका निर्माण काल हमें बताना है, तो उसका हो जाएगा आपका 7वीं शताब्दी, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर क्या लिखा गया है इसके बारे में कि कह रहा है कि यह गुफा मंदिर 500 से 625 ईस्वी के मध्य बना, ठीक है। इनमें कुछ चित्र वकाटक साम्राज्य के अंतिम वर्षों में और कुछ चित्र चालुक्य राजाओं के समय में बना है। कुछ तो वकाटक के समय में बना है और कुछ आपके चालुक्य राजाओं के समय में बना है, ठीक है। अजंता में बहुत सारे वंश है जिन्होंने मतलब काम किया, वकाटक, गुप्त, चालुक्य, ठीक है, तो यही आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि यही के विषय उल्लेखनीय चित्रों में शिव जातक की कथा, ब्रजपाणी, पद्मपाणी बोधिसत्व, मार विजय, नागराज, शंखपाल, बैलों की लड़ाई आदि, मतलब बहुत सारे चित्र आपको पहली गुफा में भी देखने को मिल जाएंगे, ये सारे चित्र जो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वां का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन असंबद्ध है, असंबद्ध बताइए। तो मंसूर, मनोहर, बिहजात, मिस्किन। बिहजात राइट होगा, क्योंकि मंसूर, मनोहर, मिस्किन आपके जहांगीर के काल के है, और बिहजात आपका आया था बाबर के समय में, ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जहांगीर के काल में हिंदू चित्रकारों में विशन दास, गोवर्धन, मनोहर, दौलत, तुलसी, माधव, मिस्किन, उस्ताद मंसूर एवं विचित्र थे, जबकि बाबर के काल में फारसी चित्रकार बिहजात था, ठीक है।
ये तो जहांगीर के काल के हो गए इतने सारे, और बाबर के काल की बात करूँ मैं तो बेहज़ाद आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसके विषय में बाबर ने लिखा, यानी कि बाबर ने क्या लिखा था बेहज़ाद के विषय में। ठीक है, क्या लिखा था कि वह एक कुशल चित्रकार था, यानी कि अच्छा चित्रकार था। फिर कह रहा है कि दाढ़ी युक्त चेहरे ठीक से चित्रित नहीं करता था, जो मतलब दाढ़ी वगैरह बनाता था वो ठीक से नहीं बनाता था वो। तो चलिए अब यहीं पे मैं बेहज़ाद की बात करूँ तो ये आपका हिरात जो है, हिरात, ठीक है, जहाँ से आया था वहाँ का मुख्य चित्रकार था ये। ठीक है, मुख्य चित्रकार था। साथ में इसको क्या कहा जाता है आप सभी को पता है, पूर्व का राफेल भी कहा जाता है इसे, पूर्व का राफेल। ठीक है, पूर्व का राफेल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राफेल आपका वही है जो मतलब आपके पुनर्जागरण काल यानी कि हाय रेनिशा के कलाकार हैं। बस कुल मिला के तुलना की है उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने उनको कह दिया है। जैसे आपके भारत का पिकासो होता है तो हुसैन और यामिनी राय को कहा जाता है, तो वही चीज़ है, मतलब कि मतलब तुलना कर देते हैं कुल मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो याद रखिएगा नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी और पहाड़ी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है, ये क्या हो जाता है यार, एक सेकंड है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है इसको टच करने में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चलिए, कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया था। यानी कि जो राजस्थानी शैली यानी कि राजस्थानी चित्रकला है उसका सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। कब, किसमें किया था? राजपूत पेंटिंग नामक एक पुस्तक थी उनकी, 1916 ईस्वी में उन्होंने किया था इस पुस्तक में। उनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। यानी कि उनके अनुसार क्या है, क्या देखने को मिला हमें, राजपूत पेंटिंग में उन्होंने क्या किया, राजपूताना, पंजाब, ठीक है, पहाड़ी रियासतों से संबंधित हमें ये चित्रकला देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 14 क्वेश्चन देखिए आगे, राग दीपक चित्र किस शैली का है। तो याद रखिएगा राइट आंसर चौथा हो जाएगा बूंदी शैली। ठीक है, और बूंदी शैली की मैं बात करूं तो बूंदी शैली में क्या हुआ है, ठीक है, देखिए आप, पशु पक्षियों का अंकन भी हुआ था इसमें, और शिकार से संबंधित जो चित्र है वो कोटा शैली में है। राजस्थानी शैली की उपशैली, ठीक है, अब उपशैली कौन, ठीक है, याद रखिए राजस्थान की 4 जो प्रमुख शैलियाँ थी, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़, यानी कि मेवाड़, एक सेकेंड है, मेवाड़, मारवाड़ और हड़ौती और ढूंढाड़ था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना हड़ौती में क्या था आपका, कोटा, बूंदी, ठीक है, और झालावाड़। ठीक है, ये मतलब कोटा, ये हड़ौती शैली की क्या है, उपशैली है। ठीक है, ये मेन शैली हो गई, राजस्थानी शैली की शैलियाँ हो गई, उसकी उपशैलियाँ हो गई ये। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। कह रहा है कि बूंदी चित्रकारों ने विशेष रूप से नायक नायिका, बारहमासा, रागमाला, ऋतु चित्रण, साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, भगवत पुराण पर आधारित कृष्ण लीला एवं रीतिकालीन कवियों की रचनाओं से संबंधित कई चित्र बनाए। यानी कि बूंदी शैली में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि बारहमासा, रागमाला, ऋतुसंहार, भागवत पुराण, इनसे संबंधित आपको क्या देखने को मिलेगा, चित्र देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है कि आरंभिक शैली का उदाहरण राग दीपक का चित्र है। यानी कि जो आरंभिक शैली है ये, ठीक है, उसमें जो ये उदाहरण है वो राग दीपक चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बूंदी शैली में ये कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए आप इसको अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। राजस्थानी शैली में जो है उसकी उपशैलियाँ हैं, शैली है, सबके बारे में पढ़ना पड़ता है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये राजस्थानी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है किशनगढ़ के कवि, कला मर्वज्ञ, शासक बताने। यानी किशनगढ़ के जो शासक है और कला के प्रति जिनका प्रेम था, तो उनका नाम हमें बताना है यहाँ पे।
तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा आपका सावंत सिंह। तो सावंत सिंह यहाँ पर फेमस देखने को मिलते हैं। इनके बारे में पढ़ लेते थोड़ा। कह रहा है कि कवि काव्य मर्मज्ञ एवं चित्रकार महाराजा राज सिंह, यानी कि महाराजा राज सिंह की बात हो रही है, के स्वभाव गुणों को उनके पुत्र, यानी कि महाराजा राज सिंह के पुत्र कौन है? सावंत सिंह है। 1699 से 1764 ईस्वी के विरासत से प्राप्त किया। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, उनके स्वाभाविक गुणों को उन्होंने प्राप्त किया इस समय। फिर कह रहा है तथा राज सिंह के निर्देशन में ही युवराज सावंत सिंह का प्रशिक्षण हुआ, यानी कि राज सिंह ने ही उनका प्रशिक्षण किया था। ठीक है, प्रशिक्षण मतलब शिक्षण। ठीक है, शिक्षण कार्य उन पर इनके पिता का प्रभाव पड़ा, यानी कि उनके पिता किसकी बात कर रहा है? राज सिंह की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि अंत प्रशिक्षण द्वारा, ठीक है, एवं अपूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण हुआ। ठीक है, मतलब एक अच्छा अभिव्यक्ति का निर्माण हुआ। जन्म से ही साहित्य, देखिए साहित्य, संगीत एवं चित्रकला से परिपूर्ण कलात्मक वातावरण में बड़े होने के कारण इस दिशा में उनकी अभिरुचि स्वाभाविक थी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली इनसे संबंधित, यानी कि उनको क्या क्या पसंद था जब वो स्टार्टिंग में उनका मतलब वो पैदा हुए थे, तो जन्म की बात कर रहा है। साहित्य भी उनको पसंद था, संगीत और चित्रकला में परिपूर्ण थे वो, मतलब कलात्मक वातावरण में उनका मतलब इसमें ज़्यादा ध्यान था उनका। ठीक है, सावंत सिंह की बात हो रही है। फिर बड़े होने के कारण दिशा में उनकी अभिरुचि स्वाभाविक थी। ठीक है, इनके साक्षी चित्र किशनगढ़ दरबार के निजी संग्रहालय में उपलब्ध है, यानी किशनगढ़ में आप देखोगे। और यहीं पर एक पेंटिंग भी आपकी बनी ठनी, मैंने आपको बताया था। वैसे बनी ठनी बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ठनी भी कर लेते लो, बनी ठनी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या रहा है? गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता बतानी है हमें। तो सर्व प्रमुख विशेषता गुप्त काल की होगी मंदिरों का निर्माण, यानी कि जो गुप्त काल था वहाँ पर मंदिर सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुप्त काल की सर्वप्रथम विशेषता मंदिरों का निर्माण है। ठीक है, तो सर्वप्रथम विशेषता जब बात आएगी तो आपकी क्या आ जाएगी? मंदिर का निर्माण। फिर कह रहा है क्योंकि इस काल के शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण ही कराया गया, मतलब जो इस गुप्त काल में शासक थे उन्होंने क्या किया था? मंदिरों का निर्माण ज़्यादा किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान की बात कर रहा है, किसके समय में मिला? तो भाई मुगल शैली में आपको विशेष स्थान बताना है, यानी कि व्यक्ति चित्र का विशेष स्थान हमें बताना है। तो वो आपके कौन थे? अकबर थे। ठीक है, सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अकबर के समय में विशेष स्थान मिला था, और अधिक सुंदर जो बने थे वो आपके जहांगीर के काल में बने थे, यानी कि व्यक्ति चित्र को अधिक सुंदर बनाने की कोशिश की गई थी वहाँ पे। और इसके बारे में पढ़े थोड़ा अकबर के बारे में, तो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अकबर का कला प्रेमी और गुणग्राही स्वभाव के यथार्थ का पता हमें अबुल फजल की पुस्तक आईनी अकबरी से मिलता है, यानी कि अकबर के गुणग्राही स्वभाव, यानी कि जो उनका स्वभाव था, ठीक है, और कला प्रेम के लिए, ठीक है, तो वो अबुल फजल की पुस्तक से हमें पता चल रहा है। अकबरी, ठीक है, इस पुस्तक में लिखा है कि अकबर को बाल्यकाल से ही चित्रकला के प्रति स्वाभाविक झुकाव था, यानी कि बाल्यकाल से ही क्या कर रहे थे वो? बाल्यकाल से उनको क्या था? चित्रकला के प्रति झुकाव था। फिर क्या रहा, उसने बड़े बड़े कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया तथा व्यक्ति चित्रों या छवियों का बहुत शौक था, यानी कि बड़े बड़े चित्रकारों को उन्होंने क्या किया? आश्रय दिया, और छवियों का उनको क्या था? व्यक्ति चित्रण यानी कि छविया चित्र हम बात करें, उनको क्या था? शौक था। आगे क्या रहा है कि उसने अपने दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनवाए, यानी कि जो उनके दरबार के लोग थे उनका व्यक्ति चित्र बनाया। इस प्रकार ये विशिष्ट व्यक्ति और पूर्व पुरुषों के चित्र का एल्बम तैयार करवाया, यानी कि
उन्होंने क्या किया, जो विशिष्ट व्यक्ति थे उनका चित्र और पूर्व पुरुषों का, यानी कि उनके जो पूर्वज थे उनका उन्होंने क्या किया, चित्र या एल्बम तैयार करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अकबर की बात करूं तो एक महान कला सम्राट में अकबर का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को भी पूरा समर्थन दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उनकी जो खुद की पत्नी थी जोधाबाई, तो वो खुद एक हिंदू धर्म की थी और उन्होंने स्वाभाविक पूर्णता से उन्हें क्या किया, उनके धर्म में रहने की अनुमति दी, स्वीकृति दी थी। तो उन्होंने उनके लिए मंदिर भी बनाए थे। ठीक है, जोधाबाई का महल भी है। ठीक है, तो वही चीज़, उन्होंने महल भी बनाए, मंदिर भी बनाए उनके लिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन देखिए 18वें का क्या कह रहा है, ईरानी शैली की एक विशेषता हमें बतानी है। तो ईरानी शैली में हमेशा याद रखिएगा रेखाएं ज़्यादा प्रयोग हुआ है वहाँ पे, तो रेखा प्रधान है ईरानी शैली। इसके बारे में लिखा है, कह रहा है ईरानी शैली चित्र रेखा प्रधान है, यानी कि चित्र रेखा, जो चित्र बने हैं वो रेखा से बने हैं। इसमें बारीक रेखाओं का प्रयोग है। इस शैली में रेखाओं की एक विशेषता है। ठीक है, क्या विशेषता है कि सपाट कोण युक्त। ठीक है, यहाँ पर याद रखना सपाट कोण युक्त है, ना कि भारतीय शैली जैसे गोलाई लिए, यानी कि भारतीय शैली में जो रेखाएं हैं वो गोलाई लिए है और यहाँ पर सपाटपन देखने को मिलता है। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। उस नरेश का नाम बताइए। तो कौन सा राष्ट्रकूट नरेश था वो? तो वो थे आपके, आंसर तीसरा सही हो जाएगा, कृष्ण प्रथम थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। एलोरा में 34 गुफाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध पूरा नहीं लिखेंगे, जैन, सॉरी एक सेकेंड, बौद्ध, ठीक है, और आपका ब्राह्मण, याद रखना, ब्राह्मण और जैन, यहाँ पर तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं देखने को मिलती है। अब किसमें कितनी गुफाएं हैं मैंने सब बता रखा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा है कि एलोरा का सर्वाधिक प्रमुख भगवान शिव का कैलाश मंदिर, जो गुफा संख्या 16। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे मंदिर, या इसमें बहुत सारे मतलब चित्र जो भी है, मंदिर है, कई चीज़ें हैं, तो जो गुफाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रमुख की बात आ रही है, तो वो कैलाश मंदिर है आपका, जो 16 गुफा में। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 300 फीट लंबे, 50 फीट चौड़े एक विशाल पर्वत को काटकर इसका निर्माण किया गया, यानी कि 300 फीट क्या था, वो लंबा था। ठीक है, और 50 फीट क्या था, चौड़ा था। ठीक है, और फिर इसको काटकर बनाया गया। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि इस गुफा में 30 लाख लोगों ने कार्य किया। तो अब हो सकता है 30 से ज़्यादा भी रहे हो, तो कंफर्म नहीं है, बस इन्होंने यानी कि कल्पना की है ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंद्रिया महादेव मंदिर कहाँ है, यानी कि कंद्रिया महादेव मंदिर की बात कर रहा है। तो आप याद रखना, चौथा राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंद्रिया महादेव मंदिर, देखिए कह रहा है कि खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के ज़िले छतरपुर में स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है कंद्रिया महादेव, जिसका निर्माण 9वीं से 12वीं सदी के मध्य हुआ था। निर्माण याद रखना 9वीं से 12वीं में हुआ था। यही पर शैव मत का कंद्रिया महादेव मंदिर स्थित है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, शैव मत का महादेव मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का देखिए, कह रहा है कि उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, यानी कि उदयगिरी की गुफाएं जो है हमें उनका क्या बताना है? धर्म बताना है। तो याद रखना आप, हिंदू धर्म से संबंधित है। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बारे में लिखा है कि उदयगिरी की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना आप, हिंदू धर्म से संबंधित गुफाओं में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की गुफाएं स्थित है, यानी कि आपकी कहाँ पर स्थित है? ये विदिशा। ठीक है, विदिशा जिले में हिंदू धर्म से संबंधित है। एक चीज़ इसमें याद रखना आप, गुफाएं इसमें शायद 20 होनी चाहिए, ये बात चेक कर लेना आप।
और उदयगिरी खंडगिरी की जब बात आती है तो वो आपके कहाँ पे भुवनेश्वर, वो यानी कि जो वो है वो आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी, और ये वाली आपकी मध्य प्रदेश में जाती है। उसमें आपकी 33 गुफाएँ हैं, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजिंग होती है, वहाँ पर उदयगिरी और खंडगिरी है, यहाँ पर उदयगिरी है ओनली। अब वो जो गुफा है वो आपकी जैन धर्म से संबंधित है और ये वाली आपकी हिंदू धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है। तो कीर्ति स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बारे में लिखा गया है कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ में सबसे प्राचीन वैष्णव और शैव मंदिरों का निर्माण हुआ। यानी कि मेवाड़ की राजधानी आपकी क्या है, चित्तौड़गढ़, और वहाँ पर वैष्णव धर्म से संबंधित क्या हुए मंदिर निर्माण हुए थे, ठीक है। शैव मंदिर निर्माण हुए थे वहाँ पे। फिर कह रहा है कि यही कारण है कि यह स्थान वैष्णव, शैव और शाक्त, बौद्ध, जैन धर्मों का भी तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। इसी के कारण यहाँ पर शैव भी है, वैष्णव भी है, सॉरी शैव भी है, शाक्त भी है, बौद्ध भी है और जैन भी है। इतने सारे धर्मों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रचार। फिर कह रहा है कि यह स्तंभ जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, ठीक है। किसका, जैन कला का, कीर्ति स्तंभ की बात कर रहा है। क्या है, स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है जो जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। याद रखना, आदिनाथ को क्या है, समर्पित है। आगे कह रहा है कि यह 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, यानी कि 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट और है कि एक जैन व्यवसायिक द्वारा निर्मित यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो याद रखना 22 मीटर लंबा हो जाता है, ठीक है। एक जैन व्यवसायी द्वारा निर्मित, यानी किसी जैन इंसान ने ही किया होगा उसे निर्मित। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है, ठीक है। याद रखना, आधुनिक भारतीय चित्रकारों की बात कर रहा है, ठीक है, लोक कला से प्रभावित। तो याद रखना यामिनी राय लोक कला से प्रभावित थे, ठीक है। और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यामिनी राय, यानी कि यामिनी राय एक लड़की जैसा नाम है पर है बॉयज़, ओके। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो बहुतों को तो पता है पर कई स्टूडेंट है जो बीए वाले जुड़े हैं तो वो भी क्या है, इन चीज़ों को देख रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा। तो ये एक क्या है, लड़का है, आप याद रखिएगा, लड़का बोले या पुरुष बोलो आप, पुरुष है ना कि महिला। फिर कह रहा है आगे देखिए इनके बारे में, यामिनी राय के चित्र आदर्श चिंतन एवं लोक जीवन की अनुभूति से सराबोर है, ठीक है। लोक जीवन की बात हो रही है, ठीक है। फिर कह रहा है उनके चित्र मौलिक लोक चेतना से उद्भूत ऐसी चित्राकर्षक कृतियाँ हैं, यानी कि उनकी जो आकृतियाँ हैं मौलिक लोक चेतना से अद्भुत है, ठीक है। आगे कह रहा है कि हमारे समक्ष बच्चों की सहज कल्पना से युक्त कलाकार व रंगों के मिलाते दृश्य उपस्थित करती है, ठीक है। बच्चों की कल्पना जैसे मतलब खिलौने वगैरह भी बनवाए थे उन्होंने, और छोटी छोटी चीज़ें, बिल्ली वगैरह, इस प्रकार की इन्होंने चित्र बनाए हैं। झींगा हो गया, कई इनकी कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। फिर कह रहा है कि यामिनी राय का संपूर्ण चित्र कर्म लोक जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है। तो इनका जो यामिनी राय का संपूर्ण चित्र या जो भी हम कहे कला कहे तो लोक जीवन को प्रेरणा देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित, तो राइट आंसर आपका नंदलाल बोस हो जाएगा। 1954 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण मिला था। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। कह रहा है कि नंदलाल बोस अविंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे, यानी कि जो नंदलाल बोस है वो अविंद्रनाथ के शिष्य है, ठीक है, प्रमुख शिष्य में से एक थे, ठीक है। मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध है, मास्टर मोसाई भी उनका नाम है। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने आचार्य को उनकी कला संबंधित सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ठीक है। 1954 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया। यानी कि चैतन्य का गृह त्याग, जब चैतन्य की बात आती है तो यानी कि चैतन्य की बात आएगी तो आपका छितेंद्रनाथ मजूमदार राइट हो जाएगा। और छितेंद्रनाथ मजूमदार को संत चित्रकार भी कहते हैं। ठीक है, संत चित्रकार हो गया, आपके वैष्णव चित्रकार हो गए, ये सारे आपके कौन है, वैष्णव चित्रकार। तो ये आपके छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये भी आपके अविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। तो इनके बारे में लिखा है, एक सेकंड है, हाँ, इनके बारे में लिखा कि छितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्र यात्रा धार्मिक रंग में रंगी हुई है। ठीक है, धार्मिक रंग यानी कि धर्म से संबंधित चित्र उन्होंने बनाए हैं। आगे कह रहा है कि विषय भारतीय पुराण, इतिहास, भागवत पुराण एवं गीत गोविंद के प्रसंगों पर आधारित थे। यानी कि जो भी चित्र हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, आपके भारतीय पुराण हो गए, इतिहास हो गया, भागवत पुराण हो गया, गीत गोविंद, मतलब सारी ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे बताऊं, कह रहा है कि वे अपनी कला के माध्यम से अत्यधिक शांति एवं संतोष प्राप्त, यानी कि अपनी जो उनकी कला है उस कला के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, अत्यधिक शांति और संतोष प्राप्त कर रहे हैं। अब देखो, भगवान से संबंधित कोई भी चित्र बनाएगा तो भाई उसमें शांति तो देखने को मिलेगी ही। ठीक है, इन्हें वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया, यानी कि वैष्णव धर्म ने क्या किया, इन्हें प्रभावित किया, इसीलिए इनको वैष्णव चित्रकार भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, चैतन्य महाप्रभु मीरा ध्रुव की भक्ति में मन को चैन मिला। यानी कि चैतन्य महाप्रभु और मीरा तथा ध्रुव की भक्ति में इनको क्या मिल रहा है, चैन मिला है। उदाहरण के लिए इन्होंने जो चित्र बनाए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। चैतन्य की चटशाला, ठीक है, गुरु के द्वार पर, चैतन्य होना चाहिए था वैसे। फिर आगे है चैतन्य का गृह त्याग परित्याग, हम बोलेंगे जैसे, और संत के रूप में, ठीक है, संत के रूप में भी चैतन्य ही आना चाहिए था वैसे। और फिर उसके बाद कृष्ण प्रेम में विभोर, ठीक है, कृष्ण भगवान जी प्रेम में विभोर। तो चैतन्य यहाँ पर देखने को मिला, इसलिए इनको चैतन्य चित्रकार भी, चैतन्य से संबंधित इन्होंने मतलब बहुत सारे चित्र बनाए, ये भी माना जाता है यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या रहा है कि बंगाल शैली के कलाकार नहीं बताना है हमें। तो आपके रतिन मित्रा जो है वो बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ये इनके बारे में लिखा जा रहा है कि कला के नवीन स्वरूप की संभावना पर सबसे पहले दृष्टिपात रतिन मित्रा ने किया था। ठीक है, किसमें, कला के नवीन स्वरूप की बात कर रहा है उस पर। ठीक है, उनके रंग शिल्प में राजपूताना कला का सौष्ठव, ठीक है, सौष्ठव और भाव निरूपण में बंगाल लोक कला का प्रभाव क्या है, दृष्टिवय है। ठीक है, तो यहाँ पर रतिन मित्रा राइट हो जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्या रहा है कि सैयद हैदर रज्जा, ठीक है, इनको हम SH रज्जा भी कहते हैं। ठीक है, SH रज्जा, कह रहा है कि इनका काम बताना है यहाँ पे। तो दृश्य चित्रकार ये थे, दृश्य चित्रकार माने जाते हैं, इनके बारे में लिखा गया है। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के भी सदस्य है, याद रखना। ठीक है, इनके बारे में लिख रहा है कि सैयद हैदर रजा, ठीक है, सैयद हैदर रजा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक थे। यानी कि ये क्या थे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, यानी कि 1947 था आपका, हाँ 1947 ईस्वी में जो ग्रुप बना था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, जिसे हम पैक ग्रुप भी कहते हैं, उनके ये क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, फिर क्या रहा कि इन्होंने अपने कला की शुरुआत दृश्य चित्रों से की थी। अपनी जो कला की शुरुआत इन्होंने की, कला की शुरुआत वो दृश्य चित्रों से की, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रकृति के प्रति आकर्षित और समर्पित हो गए। ठीक है, दृश्य चित्र प्रकृति में ही आते हैं, तो पहले तो उन्होंने वही शुरुआत की और उसी में क्या हो गए थे, वो लीन हो गए थे। ठीक है, इन्होंने सस्ते जल रंगों को अपने कार्य करने का माध्यम चुना, यानी कि सस्ते रंगों को तो उन्होंने चुना, बट उसमें जो चित्र बनाए उन्होंने बहुत सुंदर बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 का देखिए, क्या रहा है कि असंबंध बताइए। नागजी पटेल, शंकु चौधरी,
महेंद्र पांडे, ज्योति भट्ट। देखिए ज्योति भट्ट जो है वो छापाकार है, ठीक है। बाकी नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांडे आपके मूर्तिकार है, ये आपके मूर्तिकार है। इसके बारे में भी वही लिखा होगा, देख लेते एक बार। कह रहा है कि नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांडे मुख्य मूर्तिकार है, जबकि ज्योति भट्ट जो है वो क्या है, ग्राफिक या प्रिंट मेकर के सिद्ध हस्त कलाकार है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए क्या कह रहा है, चित्रकला की उत्कृष्ट कीर्ति बनी ठनी के चित्र शैली हमें बताने की। जो बनी ठनी है वो किस शैली में है, ठीक है। तो बनी ठनी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है और वो किशनगढ़ शैली की है, ठीक है, याद रखिएगा किशनगढ़ शैली। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कलाप्रेमी सावंत सिंह, जिनके आश्रय में यह कला उत्कर्ष प्राप्त हो। यानी कि व्यक्ति की बात कर रहा है, 3 व्यक्ति, मतलब वो सावंत सिंह ही है, ठीक है। द्वितीय सावंत सिंह की प्रिय बनी ठनी, और तृतीय क्या है यहाँ पर, सावंत सिंह का कलाकार मोर ध्वज निहाल चंद्र। इस शैली में स्त्रियों का चित्रण जो है वो बनी ठनी के रूप में हुआ। तो ये मतलब सावंत सिंह जो थे, मैं बता दूं आपको, कवि भी थे, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी इनके प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं क्या इसके बारे में लिखा। कह रहा है कि कुमार पाल प्रबंध और उपदेश तरंगिणी के अनुसार गुर्जरेश्वर परमाहंत कुमार पाल के 11 अंग, 12 अपांग आदि आगम, योग शास्त्र, वित्रास्तव आदि, बड़ा खतरनाक है ये, थोड़ा दिख नहीं रहा था, ग्रंथों की स्वर्णाक झरी प्रतियां निर्मित कराई, ठीक है, करवाई। किसने, कुमार पाल प्रबंध और उपदेश तरंगिणी के अनुसार बता रही है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है कि जो उनके द्वारा स्थापित ज्ञान भंडार में रखी गई, ठीक है, ज्ञान भंडार में उसे रखा गया था। फिर कह रहा है किंतु उन ग्रंथों के कुछ काष्ठ पट्टियाँ ही शेष है। आचार्य हेमचंद्र और कुमार के चित्र कई ताड़पत्री ग्रंथों में प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ पर एक नाम आया है हेमचंद्र, यानी कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अष्ट सहस्त्रा ऐसा कुछ नाम है उसका, और कुमार पाल भी है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया, चित्र कई ताड़पत्रीय ग्रंथों में प्राप्त किया था इन्होंने। तो अभ्रंश शैली इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्या रहा है कि पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे। तो राइट आंसर तीसरा होगा, महाबलीपुरम में बनाया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महाबलीपुरम, ठीक है। एक यहाँ पर गंगा अवतरण मूर्ति भी प्राप्त हुई है, वो भी याद रखना कि गंगा मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई। यहाँ पे कह रहा है कि पल्लव काल 600 से 900 में द्रविड़ शैली के प्रारंभिक मंदिर मद्रास के निकट महाबलीपुरम और कांचीपुरम में पाए गए। देखिए कौन सा समय का है, द्रविड़ शैली, ठीक है, याद रखिएगा द्रविड़ शैली, ठीक है। और यहाँ पर आपको मद्रास के निकट देखने को मिला, महाबलीपुरम, कांचीपुरम। महाबलीपुरम आपका मद्रास, ठीक है, तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा ये। फिर कह रहा है कि महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम में 3 प्रकार के मंदिर बने हैं, ठीक है। नंबर 1 है रथ, दूसरा मंडप, उसके बाद तीसरा आपका रचना प्रदान, ठीक है, रचना प्रदान। फिर कह रहा है समुद्र के तट पर स्थित चट्टानों को ऊपर से तराश कर मंदिर का स्वरूप यानी कि रूप दिया गया है। इन्हें रथ मंडप कहा जाता है, ठीक है, इसे रथ मंडप भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए
32 देखिए क्या कहना चाह रहा है। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध है, उनका एक चित्र है अजंता में, ठीक है। उनको मतलब भिक्षुक के रूप में कहाँ पर देखने को मिलता है, कौन सी गुफा में देखने को मिलता है, तो 17वीं गुफा में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर मतलब वो भिक्षा किससे मांग रहे हैं, यशोधरा यानी कि अपनी पत्नी से मांग रहे हैं, ठीक है। आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि माता एवं पुत्र शीर्षक का चित्र 17वीं गुफा में चित्रित है, जिसमें भगवान बुद्ध यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए चित्रित है, परंतु यशोधरा के पास देने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि वहाँ पे मैंने सुना था कि वो राहुल को ही दे देते, यानी कि अपने पुत्र को दे देते हैं। एक कहानी है यहाँ पे। तो भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं होता, तो बुद्ध के पुत्र मतलब जो उनका पुत्र थे वो राहुल को ही देते हैं, वो उनको ले जा लेते, तो वो भी मतलब भिक्षु बन जाते हैं। फिर ऐसा कुछ कहानी है, एक बार चेक कर लेना आप इसे, शायद मैंने पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। भगवान की लीलाओं से संबंधित चित्र किस भगवान के चित्र राजस्थानी शैली में अधिक बने। तो देखिए भगवान की लीलाओं की बात आएगी तो यहाँ पर राजस्थानी शैली में आपके कौन से भगवान हैं, ठीक है। याद रखना कृष्ण भगवान जी, यानी कृष्ण भगवान की आपकी पहाड़ी शैली में भी है और इन्हीं से संबंधित ज़्यादा चित्र देखने को मिलते हैं। इनके बारे में क्या लिखा है, कह रहे हैं कि राजस्थानी कला वास्तव में भक्ति, शौर्य और वैभव की त्रिवेणी बनकर भीतर एक अथाह सागर को समेटे है, ठीक है। यानी कि राजस्थानी शैली की यहाँ पर कह रहा है कि भक्ति की बात करें, हम शौर्य की बात करें, वैभव मतलब अपने अंदर एक भीतर एक अच्छाई की बात हो सकती है, यहाँ पे सागर को समेटे है, ठीक है। फिर कह रहा है कि चित्रों के मुख्य विषय की बात कर रहा है तो कृष्ण लीला, ठीक है, रागमाला, नायिका भेद, बारहमासा, गीत गोविंद आदि यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 देखिए, कह रहा है कि रामकिंकर वैज का जन्म की बात करनी है। रामकिंकर वैज एक मूर्तिकार है, ठीक है, याद रखना ये मूर्तिकार है। इनके बारे में देख लेते हैं। यक्षिणी भी मूर्ति बनाई थी इन्होंने एक, और मूर्तियाँ बहुत है, मैं बताऊंगा इनके बारे में आपको बाद में। तो बम्बई में इनका जन्म हुआ था, याद रखना, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बम्बई, तो कह रहा है कि बांकुरा पश्चिम बंगाल में जन्मे। तो बम्बई कैसा आ गया, गलत है। तो देखिए रामकिंकर बैच का जन्म मैंने गलत बता दिया, ये बम्बई नहीं होना चाहिए, बंगाल होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने राइट टू डाला है तो ये गलत है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में हुआ था उनका जन्म। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड यार, मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं, अगर कभी गलती हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा। बांकुरा पश्चिम बंगाल के जन्मे रामकिंकर बैज की शिक्षा नेशनल स्कूल बांकुरा में हुई, ठीक है। कहाँ पर, नेशनल स्कूल ऑफ बांकुरा में हुई थी। आप पोट्री कारपेंटर, यानी कि इनकी बात कर रहा, पोट्री कारपेंटर, चित्रकला, स्क्रीन प्रिंटिंग तथा रंगमंचन सज्जा, ठीक है, रंगमंच सज्जा में भी कुशल, ठीक है, में भी कुशल थे ये। फिर कह रहा है कि इन्होंने, ठीक है, आपने यानी इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में कला डिप्लोमा किया तथा वहीं शिल्पकला के विभाग अध्यक्ष भी रहे। यानी कि शांति निकेतन में उन्होंने कार्य किया, ठीक है, पढ़ाई की और वहीं पर विभाग अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। चलिए, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, याद रखना, वो गलती से मैंने बम्बई बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग। तो ये हर कोई जानता है, तैल रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग राजा रवि वर्मा, जिनको फेमस आर्टिस्ट माना जाता है, ठीक है, तैल रंगों का यथार्थ चित्रांकन किया था, रियलिस्टिक चित्र बनाते थे। कह रहा है कि राजा रवि वर्मा ने तैल रंगों की पश्चिमी परंपरा को भारतीय पहचान व स्वीकृति दिलाई, ठीक है, याद रखना, राजा रवि वर्मा ने तैल रंगों की बात आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। यानी कि हमने भारतीय चित्रकला का इतिहास, आधुनिक जो कला है उसका इतिहास कहाँ से शुरू हो रहा है, किस शैली से शुरू हो रहा है या कहाँ से शुरू हो रहा है, तो वो था आपका बंगाल स्कूल से शुरू होता है। और बंगाल स्कूल के आपके
यानी कि बंगाल शैली के जनक जिन्हें माना जाता है अविंद्रनाथ टैगोर माना जाता है, ठीक है, उनको माना जाता है। इनके बारे में लिखा है, कह रहा है कि आचार्य अविंद्रनाथ टैगोर ने नवयुग के अर्थ को सर्वप्रथम समझा तथा भारतीय कला को विदेशी प्रभाव से मुक्त कर नवीन देन का प्रयास किया, यानी कि नवीन जीवन का देन प्रयास किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, भारतीय कला को नवीन आधार दिया। फिर कह रहा है कि समसामयिक कला आंदोलन का प्रथम चरण यहीं से प्रारंभ होता है। समसामयिक कला यानी कि समकालीन भारतीय जो कला है उसका। फिर कह रहा है जो बंगाल स्कूल के नाम से देशव्यापी स्तर पर विख्यात है। अब ये किस नाम से विख्यात है? बंगाल स्कूल के नाम से विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अविंद्रनाथ ठाकुर के शिष्य कौन? नहीं बताना हमें, नहीं है। देवी प्रसाद रायचौधरी है, ठीक है, आपके नंदलाल बोस भी है, ये LM सेन ये भी होंगे, इनके बारे में मुझे पता नहीं है। बट राइट आंसर जो अभी वो है गोपाल घोष, मतलब ये वाले नहीं हैं, ठीक है। उनके शिष्य किसके? अविंद्रनाथ टैगोर के। इनके बारे में लिखा क्योंकि गोपाल घोष आपके कलकत्ता ग्रुप के सदस्य है, याद रखना। और यहाँ पर लिखा है इनके बारे में, गोपाल घोष अविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं हैं। इन्होंने 1938 ईस्वी में चेन्नई कला विद्यालय से ग्रेजुएशन किया, ठीक है। चेन्नई कला विद्यालय से 1938 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यह कलकत्ता ग्रुप के बोहेमियन सदस्य माने जाते हैं, ठीक है, मतलब कलकत्ता ग्रुप के सदस्य जो 1943 ईस्वी में आपका ग्रुप बना था ना कलकत्ता वाला, ठीक है, उसी के सदस्य थे ये। फिर आगे कह रहा है कि यह भारतीय लैंडस्केप पेंटिंग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कलाकार है। अब देखिए ये भी याद रखना, गोपाल घोष कैसी पेंटिंग करते हैं? लैंडस्केप पेंटिंग, ठीक है, दृश्य चित्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? मूर्तिकार नहीं है, सिर्फ ओनली चित्रकार है। तो यहाँ पर देखिए जयराम पटेल मूर्तिकार है, रामकिंकर वैज मूर्तिकार है, देवी प्रसाद मूर्तिकार है, NS बेंद्रे चित्रकार है, ठीक है, NS बेंद्रे चित्रकार है। इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 का देखिए, कह रहा है कि छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? देखिए छितेंद्रनाथ मजूमदार की बात आ रही है, विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के वो शिक्षक थे, तो वो आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके क्या थे? शिक्षक थे। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 1942 ईस्वी में अपने मतलब छितेंद्रनाथ की बात कर रहे हैं, थोड़ा वर्ड थोड़ा कन्फ्यूजिंग कर देता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना की। किसके सहयोग से? अमरनाथ झा के सहयोग से, ठीक है। 1964 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? 64 तक क्या किया? अपनी सेवाएं दी, ठीक है। कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने 1964 तक अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 का क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, याद रखना। और याद रखना, सॉरी 40 का क्वेश्चन है, थोड़ा मेरे को थकान हो गई है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मैं आज सुबह से सोया नहीं हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है 40 का, और बाकी जितने क्वेश्चन बचेंगे 85 तक, यानी 45 क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके, तो वो हम अगली सेकंड पार्ट में से कंप्लीट कर लेंगे। कह रहा है कि किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई? यानी कि बाघ, अजंता और जोगीमारा तीनों की बात कर रहे हैं, और किस चीज़ की? प्रतिलिपि की, ठीक है। तो आसित कुमार हल्दर, यानी कि आसित कुमार हल्दर थे, इन्होंने बनाया था, ठीक है, आसित कुमार हल्दर। चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आसित कुमार हल्दर ने 1910 ईस्वी में लेडी हेरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बोस के साथ अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां करने का अवसर मिला। यानी कि उनको अवसर मिला था किसके सहयोग से? 1910 ईस्वी में लेडी हेरिंगम के सहयोग से, और नंदलाल बोस के साथ इन्होंने कार्य किया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसके पश्चात भारत सरकार के पुरातत्व विभाग हेतु उन्होंने क्या किया? समेंद्रनाथ के साथ जोगीमारा 1914 ईस्वी में तथा
सुरेंद्रकार के साथ बाघ गुफाओं के चित्र 1917 से 1921 ईस्वी की प्रतिकृतियाँ बोले या प्रतिलिपियाँ तैयार की। यानी कि आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए 19